हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ विनर एट विस्टान। तो ये वीडियो में बात करेंगे एफए कप सेमीफाइनल में जो 2 मैचेस थे उनको लेके। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी के बीच जो मैच था उसको लेके। तो चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी का जो मैच था, इसमें मैच शुरू होने से पहले कोई भी हम लोग श्योर नहीं थे कि कौन-सा वाला चेल्सी मैच में खेलने आएँगे। तो चेल्सी फैन्स वो भी श्योर नहीं थे कि मैनचेस्टर सिटी के साथ वो लोग कैसे खेलेंगे, अंडरडॉग की तरह खेलेंगे या फिर टो टू टो जाएँगे। जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि इस सीज़न में पहले 2 बार जो मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी के बीच मैच हो चुका है, वो एक हाई ऑक्टेन मैच था। और दूसरी तरफ चेल्सी अच्छा फुटबॉल खेला है दोनों ही मैचेस में अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। सम एक्सटेंट वी वर एक्सपेक्टिंग कि हाँ, चेल्सी अगर चाहे तो चेल्सी खेल सकती है। चेल्सी का जो स्क्वाड है वो यंग है, सबको ही मालूम है, उसमें एक्सपीरियंस की कमी है, तो कोई श्योरिटी नहीं है कि वो लोग कैसे खेलेंगे, लेकिन उन लोगों में वो पोटेंशियल है अच्छा खेलने वाला। और दूसरी तरफ अगर मैनचेस्टर सिटी को देखें तो मैनचेस्टर सिटी मिडवीक में एक एग्जॉस्टिंग गेम खेलने के बाद, जहाँ पे वो लोग एक्स्ट्रा टाइम खेले और उसके बाद टाई ब्रेकर में जाके मैच हार गए रियल मैड्रिड के साथ। उसके बाद मैनचेस्टर सिटी वापसी कर रहे थे एफए कप सेमीफाइनल में, तो उनके ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर तो था। लेकिन मैनचेस्टर सिटी का जो क्वालिटी है, मैनचेस्टर सिटी का जो मेंटालिटी है, फिजिकल और मेंटल जो स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी वाज द फर्म फेवरेट्स टू विन दिस टाई। लेकिन मैच के दिन हर मैच 50-50 होता है, स्पेशली सेमीफाइनल एंड फाइनल। ऑन पेपर जो भी लगे, मैच के पिच पे जाके आप क्या करते हो उसके ऊपर ही पूरा चीज डिपेंड करता है। तो मैच जब शुरू हुआ तो हम लोग यही देखे कि मेजोरिटी ऑफ द पार्ट चेल्सी was playing better football, Chelsea was creating more chances और उसी के साथ-साथ चेल्सी was wasting more chances। और वही चीज़ हुआ एंड में जाके। अगर कोई ओपोनेंट के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस वेस्ट करोगे, तो ऑब्वियसली एक टाइम आएगा जब आपको ओपोनेंट पनिश करेगा, और अगर वो ओपोनेंट का नाम मैनचेस्टर सिटी हो, तो फिर तो वो इनेविटेबल है। और वही चीज़ एंड में जाके हुआ कि मैच में इतने सारे चांसेस चेल्सी ने क्रिएट किया, और वो भी ऐसा-वैसा चांसेस नहीं कि मान लीजिए कि हाफ चांसेस क्रिएट हुआ है कि उसपे से अगर कोई वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर या फिर वर्ल्ड क्लास प्लेयर रहता है, तब भी एक मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड एक गोल स्कोर करके मैच जिता सकते हैं। ऐसा-वैसा नहीं, अच्छा-अच्छा चांसेस जहाँ पे गोल स्कोर करने का चांसेस 90% से ज़्यादा था। ऐसा-ऐसा चांसेस क्रिएट किया है चेल्सी ने, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप कहेंगे कि वो सारा चांसेस जो वेस्ट हुआ है वो आपका निकोलस जैक्सन ने ही वेस्ट किया है। लेकिन तो निकोलस जैक्सन को गाली देके या हार्श कमेंट करके उसको आप मतलब और कितना ही कहोगे। आई कैन अंडरस्टैंड कि फैंस ऐसा करते हैं इमोशनल होके, जब आप से तो मतलब जब आप हार जाते हो वेम्बली पे, वो भी 1 साल में 2 बार। पिछली बार आप लोग काराबाओ का फाइनल में हार गए, उसके बाद वापस से सेमीफाइनल का आपको एक मौका मिला था, लेकिन फिर भी मैनचेस्टर सिटी था सामने। उसके बाद आप अगर आप अच्छा फुटबॉल खेलते भी हो और इतना सारा चांसेस क्रिएट भी करते हो, उसके बावजूद अगर आप लोग हार जाते हो, तो ऑब्वियसली यू विल बी फ्यूमिंग कि ऐसे कैसे कर सकते हो या फिर इतने सारे चांसेस कैसे वेस्ट कर सकते हो। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि क्यों इतने सारे गाली-गलौज चल रहा है सोशल मीडिया में निकोलस जैक्सन को लेके, जो कि मेरे ख्याल से नॉर्मली है। देखिए, निकोलस जैक्सन की अगर बात करें तो निकोलस जैक्सन इज़ वेरी यंग, और निकोलस जैक्सन के ऊपर पूरा चीज़ डालने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा बीइंग अ चेल्सी फैन कि ये जो टीम बिल्ड हुआ है ना, उसपे कौन से लोगों का डिसीजंस था। चेल्सी के पास पैसा था, देदार पैसा खर्च किया है उन लोगों ने। लेकिन तब भी आप लोग अगर ऐसा टीम बिल्ड करते हो जहाँ पे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, सब पूरा जो स्क्वाड है वो यंग है, तो उसका अकाउंटेबिलिटी प्लेयर्स के ऊपर नहीं आता, उसका अकाउंटेबिलिटी आपका मैनेजर के ऊपर आता है, उसका अकाउंटेबिलिटी आपका ओनर्स के ऊपर आता है। और यहाँ पे तो सबको ही मालूम है कि ओनर्स ने क्या किया है चेल्सी में आने के बाद। तो वही चीज़ है निकोलस जैक्सन की। एक चीज़ जो मुझे पसंद है वो है कि निकोलस जैक्सन ऑलवेज़ finds himself in the right time in the right position। ये अलग बात है कि राइट टाइम राइट पोजीशन में रहने के बावजूद भी वो फिनिश नहीं कर पाता। अगर आप देखें कि पिछले कुछ-कुछ मैचेस में निकोलस जैक्सन ने स्कोर भी किया था, तो वो जो एक्सपीरियंस निकोलस जैक्सन लैक करता है, वो उसको मैच खेलते-खेलते ही मिलेगा। जैसे कि ये वाले सेमीफाइनल में उसको अभी पता चल गया कि कब कैसे फिनिश करना होता है। जैसे आप लोग देखिए सेकंड हाफ में जो एक चांस था जहाँ पे उसको एक 1v1 सिचुएशन मिल गया था। लेकिन उसके पीछे काइल वॉकर था। तो उसको मालूम था कि शायद काइल वॉकर पीछे से उसको टैकल करे या फिर पीछे से उसको थोड़ा-सा
फिज़िकली होने की कोशिश करे ताकि उसके ऊपर एक प्रेशर आए और वो गोल मिस कर दे। इसलिए उसने क्या किया, उसने अर्ली अपना जो शॉट है उसको ले लिया और उसी के चलते वो गोल मिस हो गया। तो with experience, that instinct will automatically come in a player to actually determine when to shoot। तो ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे चीज़, छोटे-छोटे डिसीजंस यही एट द एंड ऑफ द डे मायने रखते हैं और यही डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अगर मैच में सबसे आसान कोई चांस का बात करें तो वो आपका था सेकंड हाफ में निकोलस जैक्सन का एक हेडर जो गोल के बहुत ही पास था। तो वो हेडर मिस करना एक्चुअली इज़ अ क्राइम। आपको हर हाल में वो हेडर कन्वर्ट करना ही होता है। अगर आप मैच की बात करो कोई भी मैच में, तो कोई भी मैच में एक पर्टिकुलर प्लेयर प्लेयर को ज़्यादा से ज़्यादा मौका नहीं मिलता। मतलब 1-2 ही चांस मिलता है और उसपे ही आपको आपका जो काम है वो करना होता है। जैसे आप अगर देखें मैनचेस्टर सिटी के साथ जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच हुआ इतिहाद में इंग्लिश प्रीमियर लीग में, जिसमें हम लोग 3-1 हार गए थे मैनचेस्टर सिटी से। तो वो वाले मैच में आप देखो फर्स्ट हाफ में मार्कस राशफोर्ड कैसे-कैसे चांसेस मिस किए थे। कीपिंग इन माइंड कि मार्कस राशफोर्ड वो मैच में एक वर्ल्ड क्लास गोल भी स्कोर किया था, पहले वाला जो गोल था। उसके बाद उसने बहुत सारे चांसेस ऐसे-ऐसे मिस किए। तो वही होता है कि अगर कोई भी मैच में और स्पेशली अ टीम लाइक मैनचेस्टर सिटी उसके अगेंस्ट में अगर आप ऐसे-ऐसे चांसेस में ब्लंडर करते हो, तो वो चीज़ आपको एट द एंड ऑफ द डे हॉन्ट करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है और वही चीज़ हम लोग को देखने को मिला। आई एम श्योर कि जितने भी सारे चेल्सी फैन्स थे, वो लोग ऐसा ही सोच रहे थे मैच से पहले कि अगर मैच को ज़्यादा डीप हम लोग ले जा सकते हैं, मतलब चेल्सी अगर मैच को ज़्यादा डीप ले जा सकता है नील-नील, तो शायद चेल्सी का ही एडवांटेज होगा। क्योंकि मैनचेस्टर सिटी मिड वीक में 120 मिनट्स खेल के आ रहा है। लेकिन वहीं पर मैनचेस्टर सिटी दिखाता है कि क्यों वो लोग ट्रिपल विनर्स हैं, क्यों वो लोग एक वर्ल्ड क्लास टीम है। क्योंकि उनके पास वो फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ है और बहुत ज़्यादा है और वो लोग बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। जब मैच ज़्यादा डीप जा रहा था तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि इतने सारे चांसेस वेस्ट करने के बाद अभी मैनचेस्टर सिटी विल पनिश चेल्सी और वही हुआ। और उसके बाद मैनचेस्टर सिटी को देखिए कि उन लोगों का गेम मैनेजमेंट कितना अच्छा है। पेप गार्डियोला का भी आप देखिए कि मैन मैनेजमेंट कितना अच्छा है कि वो लोग अगर उनका जो क्वालिटी है, वो लोग चाहते तो दूसरे गोल के लिए जा सकते थे। वो टाइम था मैनचेस्टर सिटी के पास कि वो लोग दूसरा गोल स्कोर कर सकते थे। लेकिन फिर भी वो लोग गेम मैनेज किए और उसी के साथ अपने आप को ऑन द लाइन लेके गए और उसके उसके साथ अपनी टीम को वो लोग ओवर द लाइन लेके गए। यही चीज़ दिखाता है कि क्यों मैनचेस्टर सिटी बार-बार इतने सारे क्रूशियल मैचेस जीतते हैं, क्यों वो लोग ट्रेबल विनर्स हैं, क्यों वो लोग फिर से एफए कप जीत सकते हैं। क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि कैसे जीतना होता है, कैसे मैच में गेम मैनेज करना होता है। यही चीज़ है एक्सपीरियंस और गेम मैनेजमेंट ऑफ पेप गार्डियोला और उसके साथ आप दूसरे क्लब्स को मतलब कंपेयर भी नहीं कर सकते। जैसे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम मैनेजमेंट बहुत ही खराब है। तो आप कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे सिर्फ मैनेजर की क्रेडिबिलिटी नहीं आता। मतलब आप कह सकते हो कि एरिक टेन हाग का मैन मैनेजमेंट खराब है, लेकिन वो जो गेम मैनेजमेंट खराब है, इसका पूरा ही जो आप कह सकते हो रूट कॉज़ मैनेजर नहीं होता, आपका प्लेयर्स भी होता है। क्योंकि आपके पास कैसे प्लेयर्स अवेलेबल हैं, आपका प्लेयर्स टेक्निकल है या नहीं है, आपके प्लेयर्स की फुटबॉलिंग आईक्यू कैसा है, वो लोग स्मार्ट है या फिर वो लोग दिमाग से पैदल है। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टीम अच्छा गेम मैनेज करता है या फिर खराब गेम मैनेज करता है। जैसे आप देख लीजिए कि चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड का ओवरऑल गेम मैनेजमेंट इस सीज़न में खराब रहा है। आप चेल्सी को उठा के देख लीजिए, चेल्सी का जो ओवरऑल स्क्वाड है वो यंग है, तो मैनेजर कितना भी इंस्ट्रक्शंस दे दे कि ज़्यादा चांस मत लो, गेम मैनेज कर लो या फिर स्विच्ड ऑफ मत हो, कॉम्प्लेसेंट मत हो, जब आपका टीम लीड कर रहा है, फिर भी कोई ना कोई इंडिविजुअल मिस्टेक हो जाता है, कोई ना कोई गलती हो जाता है, कोई ना कोई प्लेयर अपना जो कंसंट्रेशन है वो लूज़ कर देता है। कभी-कभार बॉल वॉचिंग मोड पे टीम चले जाता है। ये सारा जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ डिपेंड करता है कि आपके पास कौन से प्रोफाइल का प्लेयर्स हैं और वो प्लेयर्स का कैपेबिलिटी क्या है? तो ये सारा चीज़ में भी आपको सोचना होगा, बातें करना होगा बिफोर रीचिंग टू अ कंक्लूजन। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हो कि चेल्सी फैन्स नाखुश होंगे वो पेनल्टी को लेके। जो पेनल्टी शाउट आउट था और वो पेनल्टी नहीं दिया गया। हालाँकि वो अवे फ्रॉम द बॉडी था, ग्रिलिश का हाथ और उसको कायदे में अगर देखा जाए तो पेनल्टी मिलना चाहिए था। जबकि मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला मैच में वो पेनल्टी दिया गया आपका एरन वन-बिसाका को। अगर आप लोग देखें
वो वीडियो या फिर हाइलाइट शॉर्ट डिस्टेंस में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, जहाँ से वो बॉल मारा गया और एरन वन-बिसाका अपना हाथ जो है वो पीछे ले रहा था, मतलब अवे फ्रॉम द बॉल ले रहा था, फिर भी उसको पेनल्टी दिया गया। तो ये चीज़ अगर आप देखो, अगर पेनल्टी दिया जाता है अगले ही दिन ऐसे एक इंसिडेंट में, तो पहले दिन जैक ग्रिलिश के हाथ पे बॉल लगा था, तब क्यों पेनल्टी नहीं दिया गया? यही इनकंसिस्टेंसी है वार में और आपका जो पूरा रेफरिंग सिस्टम है उसमें, स्पेशली इन इंग्लैंड, और उसी के लिए ही हम लोग इतना वोकल हैं और सारे लोग भी सोशल मीडिया में इतना वोकल हैं फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द सीजन टिल नाउ, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। हम लोगों को नहीं, सिर्फ मैनेजर्स को भी नहीं या फिर प्लेयर्स को भी नहीं पता कि कब कौन से सिचुएशन में उनको पेनल्टी दिया जाए या फिर उनके अगेंस्ट में डिसीजन चले जाए। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मैनचेस्टर सिटी के साथ ऐसा बहुत बारी हुआ है कि उनके अगेंस्ट में डिसीजंस कम जाते हैं। मैं एक चीज कहता हूं हमेशा कि अगर आप एक सीजन को कंसीडर करते हो तो सीजन में आप देखेंगे बहुत सारे मैचेस में बहुत सारा डिसीजंस आपके अगेंस्ट में जाएंगे और बहुत सारे डिसीजंस आपके फेवर में जाएँगे। तो एट द एंड ऑफ द डे वो 50-50 हो जाता है। दोनों ही तरफ चीज़ें जो है वो कैंसल आउट हो जाता है। मतलब जितने भी सारे डिसीजंस आपके अगेंस्ट में गए हो वो, और जितने भी सारे डिसीजंस आपके फेवर में गए हो, ये दोनों चीज़ जो है ये कैंसल आउट हो जाता है। लेकिन अगर आप मैनचेस्टर सिटी को देखो तो मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में जो डिसीजंस जाते हैं पूरे सीज़न में, और ये सिर्फ यही एक सीज़न का बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप पिछले 4-5 सीज़न को उठा के देख लीजिए। बहुत सारा टाइम आप यही देखने को आपको मिलेगा कि एट द एंड ऑफ द सीज़न कि 70% चीज़ें मैनचेस्टर सिटी के फ़ेवर में गया है और 30% चीज़ें उनके अगेंस्ट में गया है। और दूसरी तरफ आप इस सीज़न में स्पेशली मैनचेस्टर यूनाइटेड को देख लो, लिवरपूल को देख लो, आर्सेनल को देख लो, लास्ट सीज़न में आप मैनचेस्टर यूनाइटेड को देख लो या फिर उससे पहले वाला सीज़न में भी आप मैनचेस्टर यूनाइटेड को देख लो। 60 टू 70% डिसीजंस अगेंस्ट में गए हैं हम लोगों के। तो यही चीज़ है कि ऐसे डिसीजंस ही आपका एट द एंड ऑफ द डे मैटर कर जाता है। हाँ, चेल्सी फैन्स ये कह सकते हैं ज़रूर कि आपके पास अगर इतने सारे चांसेस हो तो एट द एंड ऑफ द डे आपको मैच हारने के बाद पेनल्टी को लेके डिस्कस नहीं करना चाहिए। आपको अपने गेम के ऊपर ही फ़ोकस करना चाहिए कि ऐसे डिसीजंस कभी आपके फ़ेवर में या फिर अगेंस्ट में जा सकता है। जैसे कुछ दिन पहले चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो मैच हुआ था प्रीमियर लीग में, वहाँ पे लास्ट मिनट में जो पेनल्टी मिला था चेल्सी को, वो तो पेनल्टी नहीं था। तो वहाँ पे चेल्सी को एक पेनल्टी मिल गया था जबकि वो पेनल्टी नहीं था, और सेमीफाइनल में एफए कप में जबकि वो पेनल्टी था, वहाँ पे एक पेनल्टी नहीं मिला चेल्सी को। तो ये सिंपल सा लॉजिक है और ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, जो फैन्स ऐसे ही बिहेव करते हैं कि अगर आपका टीम हार जाता है और कोई डिसीजंस मैच पे आपके अगेंस्ट में चले जाते हैं, तो ऑब्वियसली यू विल टॉक अबाउट दैट। और देखिए, अगर टेक्निकली बात करें तो उसको रोना नहीं कहते, उसको डिस्कशन ही बोलते हैं, और वो चीज़ होना भी चाहिए। आप क्यों डिस्कशन नहीं करोगे? सोशल मीडिया में अभी ऐसा बहुत सारा चीज़ चल रहा है ट्रेंडिंग में। अगर आप ऐसे चीज़ को लेके बात करते हो तो ओपोनेंट्स आके आपको बैंटर करेंगे, वो चीज़ सही है, लेकिन ओपोनेंट्स पर्सनल भी हो जाते हैं और उसके बाद गाली-गलौच करना चालू कर देते हैं, चीज़ें टॉक्सिक हो जाते हैं। तो वो सारे टॉक्सिसिटी को साइड में हटा के अगर आप ट्रूली फुटबॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जैसा कि मैंने कहा कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इतने सारे चांसेस मिस करते हो तो ओपोनेंट विल पनिश यू। तो मेरे ख्याल से जितने सारे पॉइंट्स में बात कर सकते थे बिटवीन मैनचेस्टर सिटी एंड चेल्सी, वो सारा ही मैं कवर कर लिया। अगर आप लोगों को कोई नया पॉइंट में डिस्कशन करना है तो वो ज़रूर मुझे बताएँ कमेंट सेक्शन में, और उसी के साथ मुझे ये भी बताएँ कि वो पेनल्टी को लेके आप लोगों का क्या राय था, और ओवरऑल मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी के बीच जो मैच हुआ उसमें आप लोगों का क्या रिएक्शन है, आप लोगों का क्या राय है, वो मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट सेक्शन में। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाला जो मैच हुआ, जो कि हम लोगों का मैच था विथ कॉवेंट्री, तो उस पे अभी बात करते हैं। तो देखिए, सब लोगों को ही मालूम है कि हम लोग एक केओटिक फुटबॉल खेलते हैं, क्योंकि हम लोग पूरा प्रेसिंग नहीं कर पाते, हम लोग आधा प्रेस करते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास वो सारे प्रोफाइल्स के प्लेयर अभी एब्सेंट है ड्यू टू इंजरी इन आवर बैकलाइन। तो हम लोगों के बैकलाइन में इस सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कौन-कौन खेला है? आपका हैरी मैग्वायर खेला है, या फिर जॉनी इवांस खेला है, या फिर राफा वारान खेला है अलोंग विथ हैरी मैग्वायर और जॉनी इवांस। तो ऐसे अगर आपका बैकलाइन होता है, तो आपका बैकलाइन जो, अगर आप प्रॉपर प्रेसिंग करना चाहते हो, तो प्रॉपर प्रेसिंग करने के टाइम पे आपका फॉरवर्ड लाइन एंड मिडफील्ड चढ़ जाता है ओपोनेंट के ऊपर। प्रॉपर प्रेसिंग का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपका फॉरवर्ड लाइन और आपके मिडफील्ड में जितने भी सारे प्लेयर्स हैं, वो सारा आपका
प्रेसिंग करे। आपका जो बैकलाइन होता है, उनको भी हाईलाइन आना होता है, उनको भी प्रेसिंग करना होता है। लेकिन एरिक टेन हाग को मालूम है कि क्यों हम लोग हाईलाइन नहीं खेल सकते, क्योंकि हम लोगों के जो बैकलाइन में जितने भी सारे प्लेयर्स हैं, उनके पास वो पेस नहीं है टू कोप अप विद द ओपोनेंट अगर वो लोग बिहाइंड द रन बनाते हैं। तो इसीलिए हम लोग जब प्रेसिंग करते हैं तो हम लोग का फॉरवर्ड लाइन में जितने भी सारे प्लेयर्स हैं, वो आपका हॉयलैंड हो गया, वो आपका गार्नाचो हो गया, राशफोर्ड हो गया, ब्रूनो हो गया और उसी के साथ-साथ कोबी मेनू या फिर मिडफील्ड में अगर कैसेमीरो खेलता है, तो ये सारे प्लेयर्स को आपको देखने को मिलेगा कि ये सारे प्लेयर्स प्रेसिंग के लिए आगे जाते हैं। लेकिन हम लोग का जो बैकलाइन है वो बहुत पीछे खड़ा रहता है। तो इसीलिए आप देखेंगे ही कि नेट में, ट्विटर में स्पेशली बहुत सारे जगह पे ऐसे वायरल फुटेज या फिर वायरल ऐसे क्लिप्स आता है जहाँ पे दिखाई देता है कि हम लोगों के डिफेंस लाइन में या फिर मिडफील्ड लाइन के बीच में कितना ज़्यादा गैप रहता है, कितना ज़्यादा फ्री स्पेस रहता है और वही फ्री स्पेस हर एक ओपोनेंट जो आपके साथ खेलता है, वो यूटिलाइज़ करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे एक पैटर्न है कि हर मैच में वो चाहे आप मैच जीत रहे हो या हार रहे हो, आप मैच में अर्ली लीड ले रहे हो या फिर नहीं ले रहे हो, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देख सकते हैं कि कोई भी टीम उस टीम में ज़्यादा क्वालिटी अगर ना भी होता है, जैसे कि उस टीम वो टीम अगर लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल ऐसे टीम्स ना भी हो, अगर कोई छोटा टीम हो लाइक क्रिस्टल पैलेस या फिर फुलहम या फिर एवर्टन या फिर वुल्व्स, कोई भी टीम हो या फिर कॉवेंट्री, ओपोनेंट के कोई भी प्लेयर मिडफील्ड से एक सिंपल सा पास खेलते हैं और वो एक पास में ही हम लोग का जो मिडफील्ड है वो पूरा बाईपास हो जाता है और हम लोग का जो डिफेंस है वो पूरा ओपन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जब वो हाफ हार्टेड प्रेसिंग कर रहे होते तब हम लोग का जो मिडफील्ड है वो ऊपर चढ़ा रहता है या फिर अगर मिडफील्ड में दोनों ही प्लेयर मतलब कोबी माइनो और आपका जो कैसेमीरो ये दोनों अगर एक साथ ऊपर नहीं भी चढ़े हुए होते हैं, पीछे एक बंदा रहता है, तब भी बहुत सारा खाली स्पेसेस रह जाता है टू कवर अप और वही चीज़ हम लोग नहीं कर पाते और कल के मैच में भी वही चीज़ हुआ क्योंकि देखिए कल के मैच में मैच चालू होने से पहले लोग कुछ भी कहे, मुझे यही लग रहा था कि कोवेंट्री से हम लोग नहीं हारेंगे, कोवेंट्री से हम लोग जीत ही जाएँगे, जैसे भी करके हो हम लोग जीत ही जाएँगे। लेकिन जब मैच चालू हुआ उसके बाद हम लोग मैच में पूरा कंट्रोल ले रखे थे और उसी के साथ कॉवेंट्री भी अपना जो शेल है उसमें घुस गया था। पूरा आपका लो ब्लॉक किए ही जा रहा था। मैच में वो लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। पहले हाफ में अगर देखें तो कॉवेंट्री था ही नहीं मैच में। तो उसी के साथ हम लोग 2-0 अप थे और हम लोग फुल कंट्रोल में थे। हम लोगों के पास ज़्यादा पोज़ीशन था 60% से ऊपर। हम लोग बहुत ज़्यादा पासेस खेल चुके थे। 93% आपका पासिंग एक्यूरेसी था पहले हाफ में। सेकंड हाफ में जाने के बाद जब हम लोग 3-0 अप हो गए थे, उसके बाद मुझे लग रहा था कि हाँ, अभी शायद वो वाला फ़ेज़ लौट सकता है, जहाँ पे हम लोग कोई ना कोई ब्लंडर करेंगे या फिर हम लोग थोड़ा स्विच्ड ऑफ हो जाएँगे या फिर कंप्लेसेंट हो जाएँगे और वही चीज़ हुआ कि मुझे लग रहा था इट इज़ टू गुड टू बी रियल कि हम लोग एक मैच वो भी सेमीफ़ाइनल एफ़ए कप में कि हम लोग ऐसे फुल कंट्रोल लेके जीत रहे हैं 3-0 और यही चीज़ बार-बार इस सीज़न में हम लोगों को देखने को मिला है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। आप देखिए चैंपियंस लीग में कितने सारे मैचेस में हम लोग विनिंग पोजीशन से वो चाहे आपका 2-0 लीड हो, चाहे आपका 3-0 लीड हो, हम लोग विनिंग पोजीशन से बार-बार, बार-बार मैच हारे हैं या फिर मैच ड्रॉ किए हैं। वही सेम चीज़ हम लोग प्रीमियर लीग में भी बार-बार कर चुके हैं। वही सेम चीज़ हम लोग फिर से कल किए कि वी ऑलवेज़ मेक आवर लाइव्स डिफिकल्ट इन अ मैच। जब भी मैच चल रहा हो, आपके पास कंट्रोल है मैच का पूरा, आप कन्विंसिंगली, कंफर्टेबली मैच जीत रहे हो, तब भी आप कोई ऐसे कुछ इंडिविजुअल मिस्टेक्स करते हो या फिर बॉल वॉचिंग मोड पे चले जाते हो या फिर कंप्लेसेंट हो जाते हो या फिर अपना जो कंसंट्रेशन है वो लूज़ कर देते हो। ओपोनेंट के प्लेयर्स को मार्क नहीं करते हो, वो आपका मिडफील्डर्स हो, वो ट्रैक बैक नहीं करते हैं या फिर आपका डिफेंसिव लाइनअप में वो सेंटर बैक में कोई एक बंदा हो या फिर आपका लेफ्ट बैक या राइट बैक हो, कोई भी प्लेयर हो सकता है कि वो एक गलती कर दे और वो एक प्लेयर को खुला छोड़ दे और वही प्लेयर आके आपको पनिश करेगा और ये चीज़, ये पैटर्न हम लोग को बार-बार देखने को मिला है इस सीज़न में। तो इसलिए जब हम लोग खेलते हैं तो ओपोनेंट से ज़्यादा हम लोग खुद से डरते हैं। क्योंकि हम लोग अपना खुद का पैर कुल्हाड़ी पे मारते हैं हर मैच पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। आपको देखने को मिलेगा कि कुछ-कुछ मैचेज़ हैं जैसे कि एवर्टन वाला मैच जो हुआ था आपका ओल्ड ट्रैफोर्ड में या फिर
मुझे याद भी नहीं आ रहा कि कौन से मैच में हम लोग फुल कंट्रोल में खेल के हम लोग मैच जीते थे। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैच में ऐसा ही कैओटिक फुटबॉल हम लोग खेले हैं। हाँ, इस पे आप एरिक टेन हाग को दोष दे सकते हो, ज़रूर दे सकते हो कि ये एक पैटर्न है जो लास्ट सीज़न में नहीं था। मतलब लास्ट सीज़न हम लोग ज़्यादा कंटेन होके फुटबॉल खेल रहे थे। लास्ट सीज़न आप कह सकते हो कि हम लोग ज़्यादा गोल स्कोर नहीं किए, लेकिन लास्ट सीज़न हम लोग ज़्यादा गोल कंसीड भी नहीं करते थे। तो इसीलिए डेविड डिया को आपका गोल्डन ग्लव मिला था इंग्लिश प्रीमियर लीग में, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन शीट हम लोग के पास था। वो क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो बैकलाइन है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अवेलेबल था। उसपे लीचा एंड लुक शॉ का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल था। उसी के साथ लीचा के साथ आपका राफा वारान खेलता था और ये राइट हैंड साइड पे एरन वन-बिसाका और डिएगो डैलो। लेकिन इस सीज़न में जाते हुए हम लोगों के सबको ही मालूम है कि इंजरी की वजह से हम लोग का बैकलाइन जो है वो एकदम ही बिखरा पड़ा हुआ है, और उसी के साथ-साथ जो चीज़ मैं कहा पहले ही कि हम लोगों का बैकलाइन और मिडफील्ड के अंदर इतना गैप्स, इतना स्पेस रहता है, इसलिए ऐसा बार-बार हो रहा है। और मेरे ख्याल से उसीलिए एरिक टेन हाग इतना ज़्यादा अटैकिंग फुटबॉल खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना चांसेस मिलता है उसमें आप गोल स्कोर कर दो, क्योंकि गोल तो आप कंसीड करेंगे ही। तो वही चीज़ मैं कह रहा था कि मैच शुरू होने से पहले मुझे लग रहा था कि हम लोग मैच जीतेंगे, लेकिन हम लोग गोल कंसीड करेंगे ही करेंगे। मतलब मैच का स्कोर मैं सोच के चल रहा था कि हम लोग 3-1 या 4-1 ऐसा कुछ मैच जीतेंगे। लेकिन देखिए, जब 70 मिनट तक मैच में हम लोगों का पूरा कंट्रोल था, उसके बाद एक फालतू सा गोल कंसीड करके हम लोग अगेन अ सिली गोल। क्यों? क्योंकि मैग्वायर को कोई आइडिया नहीं था, पीछे एक मैन खाली था, और उसकी तरफ दूसरी तरफ अगर आप देखो, डेलो भी बोल रहा था कैसेमीरो को कि मैन खाली है, उसकी तरफ जाओ। कैसेमीरो वो चीज़ नज़रअंदाज कर दिया। और अगर आप देखें कि पिछले कुछ मैचेस में लगातार कैसेमीरो बहुत ही घटिया खेल रहा है, जैसे कि उसको खेलने का कोई मन ही नहीं हो, और कल वाला सेमीफाइनल मैच में भी सेम चीज़ हुआ। कैसेमीरो को देख के लग ही नहीं रहा था कि वो मैच में है, और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता कि कैसेमीरो इतने बार क्यों एक मैच में फाइनल टैकल में चले जाता है, बार-बार हर एक टाइम पे, और हमेशा इतना रिस्की रहता है वो टैकल कि अगर आप वो टैकल मिस कर जाओ, तो वहीं से एक अटैक होता है और वहीं से एक गोल कंसीड कर सकते हैं हम। और मालूम नहीं कि ये सारा चीज़ क्यों हो रहा है और एरिक टेन हाग कैसे इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। एक चीज़ तो है कि आप जो पैटर्न की बात कर रहा था, उस पैटर्न के लिए कि एक गलती हम लोग बार-बार रिपीट कर रहे हैं हर मैच में, तो उसके लिए आप कह सकते हो ये एक स्टाइल है, और उस स्टाइल के लिए आप एरिक टेन हाग को ऑब्वियसली क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि कल हम लोग का जो इंजरी टैली है इस सीज़न में वो 70 हो चुका, मतलब 70 के 100 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। जो इंजरी काउंट है वो आपका 70 हो चुका कोई भी सीज़न में। तो इसीलिए देखना पड़ेगा आपको, इस चीज़ में सोचना पड़ेगा कि अगर आपके पास इतने सारा इंजरीज़ होते हैं, तो आपका मतलब क्लब रन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। स्टाइल ऑफ प्ले या फिर आइडेंटिटी वो सब आप तो छोड़ ही दो। क्योंकि लास्ट सीज़न में हम लोग को एक चीज़ पता चला था कि जो हम लोग का फर्स्ट 11 है, कोई हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मैच में खिलाना है, क्योंकि वो फर्स्ट 11 से अगर 1-2 प्लेयर आप निकाल दो, तो हम लोग का जो फुटबॉलिंग क्वालिटी है वो धप से गिर जाता है। और इस सीज़न में आप कह सकते हो कि वही फर्स्ट टीम में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी फुटबॉलर्स ऐड किए हैं। वो कौन है? मेसन माउंट, आंद्रे ओनाना। तो आंद्रे ओनाना तो खेल रहे हैं, लेकिन मेसन माउंट इंजरी की वजह से नहीं खेल रहे हैं। तो इसीलिए मैनेजर के ऊपर पूरा चीज़ ढकेल देना या फिर मैनेजर को ही हर चीज़ के लिए ब्लेम करना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। और कितने बार आप मैनेजर चेंज करोगे? प्लेयर्स भी तो आपको चेंज करना होगा ना। आप कितनी बार मैनेजर चेंज करोगे? हर सीज़न में ऐसा हर एक सीज़न में एक नया मैनेजर आएगा। पहले सीज़न में आपको मैनेजर बाउंस मिलेगा, दूसरे सीज़न में आप घटिया फुटबॉल खेलोगे, उसके बाद आप मैनेजर चेंज कर दोगे। लेकिन आप अगर देखो तो एलवीजी के टाइम से या फिर मतलब लुई वैन गाल के टाइम से या फिर जोसे मोरिनो के टाइम से बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो जिनको आप अभी तक कैरी कर रहे हो। तो वो सारे प्लेयर्स को तो आप नहीं बदल रहे हो, और अभी तक कोई भी मैनेजर को, जितने भी मैनेजर आपने हायर किए हो आफ्टर सर एलेक्स फर्गुसन, किसी के साथ भी जितने भी टाइम पीरियड के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट में आप गए हो, वो कॉन्ट्रैक्ट आप पूरा नहीं दिए हो उस मैनेजर को। आप दूसरी तरफ देखिए, आर्टेटा को आर्सेनल में बैक किया गया, तो आर्टेटा क्या कर रहा है? तो कोई भी मैनेजर को अगर बैकिंग मिलता है प्रॉपर्ली, वो स्ट्रक्चर रहता है फुटबॉलिंग, जो कि एब्सेंट है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। मैनचेस्टर यूनाइटेड में सबको मालूम है एरिक टेन हाग आने के बाद उनको कैसे-कैसे चीज़ों के साथ सामना करना पड़ा, कैसे-कैसे चैलेंजेस फेस करना पड़ा। कोई भी नए मैनेजर को ऐसे चैलेंजेस फेस नहीं करना पड़ता है, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में आने के बाद हर एक मैनेजर को करना पड़ता है। तो आप
जितने भी सारे मैनेजर्स थे, वो सारे मैनेजर्स आप जोसे मरीनो कह लो, ओले गुनार सोल्शकर कह लो या फिर लुई वैन गाल कह लो, आप उनके हिसाब से पहले सीज़न में प्लेयर्स बाय करते हो, उसके बाद अगले 2-3 सीज़न के अंदर ही वो मैनेजर को आप सैक कर देते हो। फिर से नया मैनेजर लाते हो, फिर से वो उस मैनेजर के विज़न के ऊपर डिपेंड करके आप नया प्लेयर साइन करते हो। तो आपके पास क्या होता है, आपके पास एक मिक्सचर ऑफ प्लेयर्स हैं जो कि कोई मैनेजर का ही नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक मिक्सचर ऑफ प्लेयर्स होता है, जो कि जिसमें से 20% प्लेयर्स आपका जोसे मरीनो का है, 15% प्लेयर्स आपका लुई वैन गाल का है, 50% प्लेयर आपका एरिक टेन हैग का है, 20% प्लेयर आपका ओले गुनार सोल्शकर का है। तो इसीलिए जो लोग ऐसा कह रहे हैं ना, सोशल मीडिया में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि माद्रिद को देखो, लिवरपूल को देखो, उनके पास अगर प्लेयर अवेलेबल नहीं रहता, उनके प्लेयर्स अगर इंज्योर्ड रहता है, फिर भी वो लोग अपना जो फुटबॉल है वो टॉप नॉच खेलते हैं, मेंटालिटी मॉन्स्टर्स हैं। वो कहना बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि क्लॉप जो रहा है लिवरपूल में 9 साल, 10 साल, जितने भी सारे प्लेयर्स है, फर्स्ट टीम, सेकंड टीम, थर्ड टीम में लिवरपूल के सारे प्लेयर्स क्लॉप का ही है, कोई अलग मैनेजर का नहीं है। तो आप एक कल्चर क्रिएट कर देते हो 9 साल, 10 साल में कि जितने भी सारे प्लेयर्स, मतलब मेन प्लेयर अगर टीम से निकल भी जाते हैं, अगर वहाँ पे एक यंगस्टर्स खेलता भी है, वो उसका जो मेंटालिटी है वो मैं जो चाहता हूँ वही चीज़ वो ग्राउंड में जाके कर सकता है, क्योंकि वो मेरा प्लेयर है और वही मेंटालिटी मैं क्लब में 10 साल से इंस्टॉल कर चुका हूँ। वही सेम चीज़ रियल मैड्रिड में है। कार्लोस एंसेलोत्ती जितने साल से रियल मैड्रिड में है, रियल मैड्रिड में रगों-रगों में कहता है ना कि खून में उन लोगों का वो जो मेंटालिटी है, वो चीज़ घुस चुका है, क्योंकि इतने साल तक एक मैनेजर रहता है क्लब में, तो सारे जो प्लेयर्स हैं वो मैनेजर के ही प्लेयर हुए। एरिक टेन हैग क्लब में आए कितना साल हुआ है? 2 साल भी नहीं हुआ है, अभी 2 साल होने को जा रहा है। तो 2 साल के अंदर एरिक टेन हैग के पास जितने भी सारे प्लेयर्स हैं, आप देखिए एरिक टेन हैग का खुद का प्लेयर्स क्या पूरा टीम है? नहीं है ना। हैरी मैग्वायर के ऊपर ही एरिक टेन हैग को डिपेंड करना हुआ है इस सीज़न में पूरा। तो हैरी मैग्वायर किसका प्लेयर है? एरिक टेन हैग का तो नहीं है। आप देखिए एरन वन-बिसाका के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा है एरिक टेन हैग को, वो भी आपका एज़ अ लेफ्ट बैक, क्यों? क्योंकि लुक शॉ नहीं है। तो ये सारे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऐसा कहना बहुत ईज़ी होता है कि वो क्लब को देखो, वो क्लब में तो अगर प्लेयर इंजर्ड होता है फिर भी वो क्लब आगे जा रहा है। हम लोगों का क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोगों के पास वो कल्चर नहीं है। सर एलेक्स फर्गुसन के अंडर में ये कल्चर था। क्यों? कि सर एलेक्स फर्गुसन उतने साल तक, उतना लंबा टेन्योर तक क्लब में थे, तो क्लब में जितने भी सारे प्लेयर्स थे, सब एलेक्स फर्गुसन के थे। इसीलिए आप देख सकते हो कि बायर्न म्यूनिख के साथ अगर हम चैंपियंस लीग में जाते थे, तो अगर प्लेयर्स अवेलेबल नहीं था, तो गिब्सन खेलता था। आप जॉन ओइशा खेलता था मिडफील्ड में, फिल जोन्स खेलता था। क्यों? क्योंकि फिर भी अच्छा खेलते थे हम लोग। क्यों? क्योंकि वो सारे प्लेयर्स एक एक सिंगल मैनेजर का था। तो इसीलिए वो सारे प्लेयर्स में वो मेंटालिटी इंस्टॉल्ड होता हुआ दिखेगा आपको। तो इसीलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, जबकि लास्ट सीज़न में मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके एरिक टेन हैग ओवर अचीव कर चुके। ऐसे एक स्क्वाड को लेके हम लोग थर्ड में फिनिश कर चुके। उसके साथ-साथ एफए कप फाइनल में भी गए थे। तो इसीलिए इस सीज़न में अगर कुछ खराब भी होता है, हम लोग 6 या 7 पे फिनिश भी करते हैं। मैनेजर चेंज करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। अगर आप पेप गार्डियोला को भी लाते हो या फिर ज़िनेडिन ज़िडान का जो र्यूमर आता है, हर बार आ जाता है, अगर उसको भी लाते हो ना, तो ये सारे प्लेयर्स के साथ कोई भी मैनेजर एक बड़ा चीज़ या एक बड़ा ट्रॉफी कभी भी जीत नहीं सकता। वो सक्सेस जो सबको चाहिए, वो नहीं मिलेगा जब तक आप प्लेयर चेंज नहीं करोगे। आप राल्फ रैंगनिक को भी देखो, राल्फ रैंगनिक भी सेम चीज़ कहा था कि इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। आपको मिनिमम 9 से 10 प्लेयर्स चेंज करना होगा, क्योंकि उन लोगों के पास वो कंसिस्टेंसी नहीं है, उन लोगों के पास वो मेंटालिटी नहीं है, उन लोगों के पास वो फुटबॉलिंग आईक्यू नहीं है, वो लोग स्मार्ट फुटबॉल नहीं कर सकते, उन लोगों का जो वर्क रेट है वो बहुत ही कम है। आप देखिए ना, मॉडर्न फुटबॉल में अगर आपके पास से बॉल निकल जाता है, तो आपको वापस से चार्ज करके वो बॉल विन करने की कोशिश करना पड़ता है। और अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड पे देखेंगे कि जब हम लोग 2-0 या 3-0 अप हो जाते हैं कोई भी मैच में, तो हम लोग कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, हम लोग जॉगिंग कर रहे होते हैं, या फिर अगर हम लोग को गेम चेज़ भी करना होता है ना, कि हम लोग गेम में पीछे हैं, तब भी बहुत सारे प्लेयर्स को आपको देखने को मिलेगा कि ऑफ द बॉल रन्स हम लोग नहीं निकालते हैं, हम लोग जॉगिंग करते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है, ये प्लेयर प्रोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से आप एरिक टेन हैग को और 1 सीज़न दो। एरिक टेन हैग का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का था, वो 3 साल आप
उनको खत्म करने दो और 1 साल अगर एरिक टेन हाग को मिलता है, जहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर रहता है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, तब देखने को मिलेगा कि एरिक टेन हाग क्या करता है। तब अगर एरिक टेन हाग ऐसे ही गंदा फुटबॉल एरिक टेन हाग के अंदर हम लोग खेलते हैं, तो एरिक टेन हाग को निकाल दो, एक नया मैनेजर लाओ फिर से, तब देखेंगे। लेकिन पहले उसको और एक मौका दो, क्योंकि इस सीज़न में अगर जैसे कि मैं कह रहा था कि पिछले 100 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक सीज़न में जो इंजरी काउंट है वो 70 छू गया। इस सीज़न में वैसा हुआ है। तो अगर आपका इंजरी काउंट 70 है, वो भी एक नए मैनेजर के अंडर जिनका टेन्योर 2 साल होने को आ रहा है, उसके अंदर आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि अगर हम लोगों के पास मेन प्लेयर्स जो कह सकते हो कि जो प्लेयर्स हम लोगों की टीम को स्टेबिलिटी देता है, जो प्लेयर्स हम लोगों की टीम को एक डिफेंसिव बैकअप देता है, ऐसे प्लेयर्स अगर ना हो, मेन प्लेयर्स अगर ना हो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम इन दिस सीजन, तो फिर भी आपको एक अच्छा क्वालिटी का फुटबॉल देखने को मिलेगा या फिर एक आइडेंटिटी बिल्डअप होने को देखने को मिलेगा। तो ये सारा चीज़ अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो आप डिल्यूशनल हो। आपको गेम का जो नॉलेज है वो आपको और भी बेहतर करना होगा। मैं कहता हूँ कि एरिक टेन हाग को और 1 सीज़न मिलना चाहिए। अभी मेरे चाहने से तो कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग बहुत दिन से जब क्या होता है कि एक मैच हम लोग गंदा खेलते हैं या फिर हार भी जाते हैं या फिर ऐसे गंदा खेल के जीत भी जाते हैं, तब भी सोशल मीडिया में चालू हो जाता है एरिक टेन हाग आउट, एरिक टेन हाग आउट। और दूसरे दिन अगर हम लोग जैसे लिवरपूल को हराए थे क्वार्टर फाइनल में, ऐसा कुछ मैच हो जाता है, तो दूसरे दिन एरिक टेन हाग आउट की जगह जो लोग एरिक टेन हाग की सपोर्टर्स हैं या फिर एरिक टेन हाग को बैक कर रहे हैं, वो लोग वापस से सोशल मीडिया में टेक ओवर कर लेते हैं। तो ऐसा ही एक पोलराइज़ेशन हो गया है कि हर दिन दोनों ही ग्रुप के अंदर बवाल चल रहे होते हैं। उसमें हम लोग का ही खुद का फैन बेस है जो कि डिवाइडेड है। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। हम लोग के चाहने से तो कुछ नहीं होगा, जो जिम रैटक्लिफ चाहेगा या फिर उमर बराडा चाहेगा वही होगा। तो देखने वाली बात अभी यही होगी कि हम लोग क्या करते हैं। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि इस सीज़न एंड तक एरिक टेन हाग ही रहेंगे। और अगर अगले वाले मैच की बात करें जो कि है आपका मैनचेस्टर सिटी के साथ एफए कप में फाइनल, जो कि बहुत रेयर है एफए कप हिस्ट्री में कि लगातार 2 ही सेम फाइनलिस्ट बैक टू बैक सीज़न में नहीं खेले हैं। लेकिन एरिक टेन हाग ये चीज़ करके दिखाया कि बैक टू बैक एफए कप फाइनल्स हम लोग खेल रहे हैं, वो भी मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में। लास्ट सीज़न में भी हम लोग हार गए थे और इस सीज़न में भी 99.99% चांस यही है कि हम लोग फिर से हारेंगे। कीपिंग इन माइंड कि हम लोगों के पास लीचा नहीं होगा, लुक शॉ नहीं होगा और हम लोग के पास लीचा लुक शॉ तो छोड़ ही दीजिए, अभी करंट सिचुएशन में एक ही सेंटर बैक अवेलेबल है, वो भी हैरी मैग्वायर और कोई सेंटर बैक ही अवेलेबल नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। मैं तो मान के यही चल रहा हूँ कि हम लोग बहुत गंदा हारने वाले हैं फाइनल में। लेकिन आई विल गिव एरिक टेन हाग दैट क्रेडिट कि वो वापस से एफए कप फाइनल में ऐसे एक टीम को लेके भी हम लोग एफए कप फाइनल में पहुंच गए हैं। तो उसके लिए एरिक टेन हाग को मैं क्रेडिट दूंगा। प्लेयर्स अगर आपका जो प्रेशर है वो हैंडल नहीं कर सकते, प्लेयर्स अगर जो इंडिविजुअल मिस्टेक्स बार-बार करते हैं या फिर आप एक देखिए एक पैटर्न है ना कि हर एक मैच में पिछले 5-6 मैच आप उठा के देख लीजिए, हर एक मैच में हम लोग आफ्टर 90th मिनट मतलब स्टॉपेज टाइम में एक पेनल्टी कंसीड कर चुके हैं। हर मैच पे वो पेनल्टी है या नहीं है वो डिबेटेबल है, लेकिन हम लोग कंसीड तो कर रहे हैं ना कंसिस्टेंट बेसिस में। तो वो क्यों कर रहे हैं? क्यों गेम मैनेजमेंट खराब हो रहा है? क्यों? क्योंकि प्लेयर्स वो चीज़ एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते या फिर प्रेशर आते ही हम लोग क्रम्बल कर जाते हैं। तो यहाँ पे मैनेजर की गलती अगर 20 से 30% होता है ना, तो प्लेयर की गलती भी आपका 70 से 80% होता है। तो यही मेरा पॉइंट है ओवरऑल। देखते हैं क्या होता है, लेकिन एक चीज़ का गारंटी मैं दे सकता हूँ कि आप दूसरे मैनेजर लेके आओ, एक सीज़न हम लोग वापस से अच्छा खेलेंगे। अच्छा मतलब अच्छा का डेफिनिशन क्या है? टॉप 4 उससे ज़्यादा अच्छा नहीं। और उसके साथ वापस से अगले सीज़न सेम शिट फुटबॉल चालू हो जाएगा। तो सॉल्यूशन अगर चाहिए लॉन्ग टर्म, अगर हम लोगों को एक सॉल्यूशन चाहिए कि हम लोग को वो खोया हुआ ताज हम लोग को वापस से चाहिए, तो हम लोगों को एक मास क्लियर आउट की ज़रूरत है, जिसमें बहुत सारे नाम्स रहेंगे, जहाँ पे आपका विक्टर लिंडेलॉफ होगा, जहाँ पे आपका हैरी मैग्वायर होगा, जहाँ पे आपका स्कॉट मैकटोमिनी होगा, जहाँ पे आपका मार्कस राशफोर्ड होगा, जहाँ पे आपका जेडन सैंचो होगा, जहाँ पे आपका मार्शियल होगा। तो एक बहुत लंबा लिस्ट है। ये सारे प्लेयर्स को आपको निकालना होगा और उसके साथ-साथ एक यंग एंड आपको एक स्मार्ट फुटबॉलिंग टीम डेवलप करना होगा, जो कि एक दिन में नहीं होगा। मिनिमम 2 से 3 साल लगेगा। अगर सारा चीज़ सही जाता है, तब जाके कुछ हो सकता है। और उसके साथ-साथ एक चीज़ में भी एरिक टेन हाग को आपको क्रेडिट देना होगा, कैसे हम लोग यूथ को
यूथ को इंटीग्रेट कर रहे हैं। लास्ट सीज़न में भी किए थे, इस सीज़न में भी कर रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है जो मुझे लगता है कि शायद जिम रैटक्लिफ एंड ओमार बेराडा एरिक टेन हाग को एक फुल मार्क्स देंगे। लेकिन दूसरी तरफ और एक सिचुएशन भी आ जाता है कि एरिक टेन हाग के पास अगर वो सारा पावर्स नहीं रहता, तब क्या एरिक टेन हाग खुद चाहेंगे कि रहने एयाक्स में वापस से वो चले जाएँगे? तो ये भी एक मतलब चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया में चल रहा है। तो एक्चुअली में क्या होगा वो तो जब होगा तभी हम लोगों को मालूम पड़ेगा। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। फिलहाल बहुत सारी चीज़ें मैं बात कर चुका और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं। आप लोगों का क्या राय है इस सारी चीज़ को लेके, एरिक टेन हाग को लेके, कल का जो मैच हुआ कोवेंट्री के साथ उसको लेके, वो पेनल्टी को लेके, वो सारी चीज़ आप ज़रूर बताएँ मुझे कमेंट सेक्शन में। और उसी के साथ-साथ क्या आप लोगों को लगता है कि हम लोग मैनचेस्टर सिटी को फाइनल में हरा सकते हैं या फिर मैनचेस्टर सिटी से कितना गोल में हारेंगे? ये सब प्रेडिक्शन भी आप लोग कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताएँ और उसी के साथ-साथ इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए और बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।